हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम अध्ययन करने वाले हैं इतिहास का सामान्य परिचय, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि इतिहास क्या है, इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया गया है और क्यों डिवाइड किया गया है। और इस टॉपिक को हम कोशिश करेंगे कि 4 या 5 मिनट में इसको कवर करें। अगर आपको डिटेल में वीडियो देखना है तो इस टॉपिक के ऊपर हमने डिटेल में भी वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह एक तरीके से हिस्ट्री का क्रैश कोर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इतिहास होता क्या है, इतिहास का अर्थ क्या है। तो देखिए, इतिहास का अर्थ होता है कि अतीत की बातों का वर्तमान में अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अतीत का अर्थ होता है पास्ट, पास्ट में जो भी इवेंट हुए हैं उनका जो वर्तमान में अध्ययन करते हैं वो सब इतिहास कहलाता है। लेकिन अतीत की केवल उन्हीं बातों को हम इतिहास के अंतर्गत रखेंगे, या तो वह प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित होनी चाहिए और साथ ही वो क्रमबद्ध होनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रमाणिक स्रोतों की। तो देखिए, प्रमाणिक स्रोतों से तात्पर्य होता है हमारा ऐतिहासिक स्रोतों से। और ऐतिहासिक स्रोत उन्हें कहते हैं जिनकी सहायता से जो इतिहासकार होते हैं वो इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। अर्थात इतिहास को जानने में जो साधन या टूल हमारे सहायक होते हैं उन्हें हम ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। इनको भी हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है लिखित साक्ष्य या साहित्यिक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत से तात्पर्य होता है जो हिस्टोरिकल साइट होती है, वहां से हमें जो उत्खनन से जो वस्तुएं प्राप्त होती है उनकी सहायता से हम इतिहास को जान सकते हैं। अभिलेख है, स्मारक और भवन है, सिक्के जो हमें प्राप्त होते हैं उनकी सहायता से, मूर्तियां, शैल चित्रकला और कलाकृतियां, इनकी सहायता से भी हम इतिहास को जान सकते हैं। दूसरे हमारे पास में आ जाते हैं वो लिखित होते हैं, जिन्हें हम साहित्यिक स्रोत भी कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, धार्मिक, धर्मेतर और विदेशी साहित्य। धार्मिक साहित्य से तात्पर्य है जैसे ब्राह्मण साहित्य है, जैन साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, ये आ जाते हैं धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आ जाते हैं। इनके अतिरिक्त जो साहित्य हैं जिसमें ऐतिहासिक ग्रंथ आ जाते हैं और विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ आ जाते हैं वो आते हैं धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत। विदेशी विवरण आ जाते हैं, विदेशी यात्रियों का विवरण आ जाता है। भारत में समय समय पर बहुत से विदेशी यात्री आए जिन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा, जैसे फाइयान है, मेगस्थनीज है, तो इनके द्वारा भारत के बारे में लिखा गया। तो यहाँ से भी हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानने को बहुत कुछ मिलता है। अब बात करते हैं कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। अगर हम स्रोतों की बात करें, ऐतिहासिक स्रोतों की बात करें, तो उपलब्ध स्रोतों के आधार पर भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। देखिए, प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य होता है कि जिस काल में हमें इतिहास के कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, उस कालखंड को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इतिहास के इस कालखंड को जानने के लिए हमें पूर्ण रूप से पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जहाँ पे लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो यहाँ पर स्रोत तो दोनों मिलेंगे आपको, पुरातात्विक स्रोत भी मिलेंगे और लिखित स्रोत भी मिलेंगे, लेकिन जो लिखित स्रोत है वह अपठनीय है। तो यहाँ पर भी हमें पूर्ण रूप से पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और इतिहास का वह कालखंड जहाँ पे लिपि भी मौजूद है और उस लिपि को पढ़ने में भी सफल हुए हैं, तो उस कालखंड को कहा जाता है ऐतिहासिक काल। इसमें हमें पुरातात्विक स्रोत तो मिलते हैं, साथ में लिखित साक्ष्य भी मिलेंगे और जो विदेशी यात्री वृत्तांत है वो भी हमें मिलता है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता और वैदिक सभ्यता का। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं महाजनपद काल और उसके बाद के समय। देखो, हमने पढ़ा कि जो भारतीय इतिहास है उसको उपलब्ध स्रोतों के आधार पर हमने 3 भागों में डिवाइड किया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब बात करते हैं हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भी जो भारतीय इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम आरंभ से लेकर 1206 ईस्वी का जो इतिहास है उसको अध्ययन करते हैं। 1206 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी के इतिहास को हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं और 1757 ईस्वी से लेकर भारत आजाद हुआ 1947 ईस्वी तक के इतिहास को हम अध्ययन करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत। प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें तो उसमें सबसे पहले अध्ययन करेंगे हम पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। इन सभी के सामने इनका कालक्रम लिखा हुआ है तो इसे आप राइट डाउन कर लें। फिर उसके बाद में ताम्रपाषाण काल आ जाता है। देखिए, पाषाण काल के अंतर्गत जो मनुष्य होता है वह पाषाण यानी पत्थर के औजारों का प्रयोग करता है, इसीलिए इसे पाषाण काल कहा जाता है। इसे प्रागैतिहासिक काल भी कहा जाता है। मनुष्य जब धातु से परिचित हुआ तो सबसे पहले तांबे से परिचित हुआ, तो तांबे के साथ साथ उसने पाषाण का भी प्रयोग किया, तो इस कालखंड को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता से पहले शुरू होता है और उसके बाद तक चलता है। उसके बाद में आ जाता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता आ जाती है, जो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के मध्य का जो कालखंड था ये सिंधु घाटी सभ्यता थी। फिर उसके बाद में वैदिक काल आ जाता है, जिसे हम 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसका अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद में आ जाता है महाजनपद काल,
इस समय संपूर्ण भारत है जो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। फिर उसके बाद में मौर्य काल आ जाता है और मौर्य काल के बाद में आ जाता है मौर्योत्तर काल और फिर गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। तो ये जो टॉपिक है इनका अध्ययन हम करते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। उसके बाद में आ जाता है मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो देखो इस समय क्या होता है, गुप्तोत्तर काल के बाद में भारत पर मुस्लिम आक्रमण होते हैं और 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना की जाती है। तो 1206 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक भारत में मुस्लिम सत्ता का अधिकार रहा। तो इस कालखंड को मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है इसको भी हमने दो भागों में डिवाइड किया है, सल्तनत काल और मुगल काल। सल्तनत काल में गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद वंश और लोधी वंश का अध्ययन करते हैं। मुगल काल में फिर आ जाता है बाबर आ जाता है। तो इसमें बाबर, उसके बेटे हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब का हम अध्ययन करेंगे। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है और 1757 ईस्वी में भारत में नई शक्ति का आगमन होता है। तो इस काल को हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं और इसे भारत की आजादी तक 1947 ईस्वी तक इसका अध्ययन करते हैं। तो ये हमारा भारत के जो सामान्य परिचय था इतिहास का, उसके ऊपर एक संक्षिप्त में परिचय था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।